हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की क्लास 6 की बुक मैं पढ़ा रही हूँ। 4 चैप्टर में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एक वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट करवा रही हूँ और कुल 2 वीडियो आ चुके हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां अध्याय है आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। अच्छा लेसन है, इससे प्रश्न बनने की संभावना भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। ये देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ ने बताया, ये पर्यटक हैं और इस पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया कि इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखने आए हैं? आगे लिखा है, माँ ने बताया, ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया कि ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहाँ रहते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे। यानी गांव का जो शासन है वो जागीरदारों के ही हाथ में था और इनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती उससे पहले ही घर आ गया। वह उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते थे? ये अब कहाँ गए? अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। तो जागीरदारी व्यवस्था के बारे में शिक्षक बताएंगे। लिखा है, आजादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। जैसा अब राजस्थान है ऐसा आजादी के पहले नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थीं। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। क्योंकि जो शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र था वह राजा था, तो शासन का यह प्रकार राजशाही कहलाता था, राजशाही शासन कहलाता था। ये आपको याद रखना है। अब राजशाही शासन का स्वरूप कैसा है इसके बारे में बताया जा रहा है। अच्छा लेसन है, इससे आपको प्रश्न मिलेंगे और ये वीडियो लेवल 1 वालों के लिए भी है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने उस पे थंबनेल में लेवल 2 डाल रखा है तो सिर्फ लेवल 2 के लिए है। ऐसा नहीं है। ये जो पोर्शन है ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों में कॉमन है। तो लेवल 1 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी है। यदि आप सिलेबस आपने चेक किया है तब तो आपको पता ही होगा, मुझे हर बार बताने की जरूरत तो है नहीं। चलिए, राजशाही शासन का स्वरूप कैसा था इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा है, राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिसोदिया, राठौर, कछवाह और चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बच्ची, खजांची, परगना अधिकारी थे। अब इन सब के बारे में एक एक करके बताया जाएगा। सबसे पहले राजा के बारे में, फिर मंत्री के बारे में, क्योंकि इन सब के बारे में आपको जानना आवश्यक है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, क्योंकि जो ये रियासतें थी इनमें सिसोदिया, राठौर, कछवाह और चौहान आदि वंश जो थे ये शासक करते थे, लेकिन इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो लगभग समान थी। ये अलग अलग राज्य थे लेकिन शासन व्यवस्था लगभग समान ही थी। तो सबसे पहले लिखा है राजा के बारे में। तो लिखा है, राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे, लेकिन जो संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र था वह राजा ही था और वो शासन करते थे सलाहकारों और मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से।
आगे बढ़ते हैं, मंत्री के बारे में बताया जा रहा है। तो राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे, ये आपको याद रखना है। जो प्रमुख मंत्री होता था वह कहलाता था दीवान। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। जो राजकार्य में कुछ समस्याएं जब आ जाती थी तो राजा इनसे मंत्रणा करते थे, इनकी सलाह लेते थे और जो समस्या होती थी उसे सुलझाया जाता था। आगे बढ़ते हैं, बच्ची के बारे में लिखा है। बच्ची कौन होता था? तो सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बच्ची की होती थी। जो सैनिक होते थे राजा के पास, उन सैनिकों को वेतन देने और सेना संबंधी जितने कार्य होते थे उन सब कार्यों को बच्ची संभालते थे। आगे लिखा है खजांची। तो आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। यानी कि जितना खर्चे से संबंधित, आमदनी से संबंधित ये सब कार्य थे वो खजांची के थे। खजांची को हिसाब रखना पड़ता था और बचत भी करनी पड़ती थी ताकि जो राजकोष है उसमें वृद्धि बनी रहे। तो ये सभी खजांची के कार्य थे। आगे लिखा है परगना अधिकारी। तो राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। आगे लिखा है ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी और ये आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी तो वह होती थी ग्राम। आगे लिखा है ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। तो राजा, परगना अधिकारी, बख्शी, खजांची, इन सब के बारे में आपने जान लिया। अब लिखा है जागीरदारी व्यवस्था। जागीरदारी व्यवस्था क्या थी? एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान के मध्यकाल का जो संपूर्ण शासन तंत्र था वह राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। यानी कि राजा के यदि 4 बेटे हैं या 3 बेटे हैं तो उनमें से जो सबसे बड़ा होता था राजा की मृत्यु के बाद वही राजा बनाया जाता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता है। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। यानी कि राजा के जो छोटे भाई होते थे, राजा उन्हें जीवन यापन करने के लिए भूमि आवंटित करता था और जो भाई बंधु को जो भूमि दी जाती थी, इस भूमि का जो स्वामी होता था वह जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। आगे लिखा है कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे। शायद आप लोग भी रुचि लेकर सुन रहे हों और यदि सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इतिहास जो विषय है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ लोगों को ये बोरिंग लगता है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। लिखा है कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिखर ने पूछा कि ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में भी बताइए। अध्यापक जी ने कहा मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। तो बच्चे का प्रश्न अच्छा था। बच्चे ने कहा कि ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई ये भी तो बताइए। तो शिक्षक ने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ कि जागीरदारी व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई। तो यहाँ लिखा है जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए जो उनकी रियासतें कहलाईं। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की।
आगे बढ़ते हैं। लिखा है जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप, यानी स्वरूप कैसा होता था जागीरदारी व्यवस्था का, ये बताया जा रहा है। राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सगोत्री कुली व्यवस्था थी। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि राजा की मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वह राजा बनता था। आगे लिखा है राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित थे। राजा जो है जागीरदार को सेवक नहीं समझता था, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर इनके संबंध आधारित थे। आगे बढ़ते हैं मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। तो मध्यकाल में परिवर्तन हुआ ये दिखाया जा रहा है, यहाँ पर समझाया जा रहा है। लिखा है मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। तो अभी क्या बताया गया ऊपर कि जो राजा होते थे और जागीरदार होते थे, पहले इनके जो संबंध थे वो स्वामी और सेवक के नहीं थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब मुगल काल में मुगलों से संधि हो गई शासकों की, तो जागीरदारों पर उनकी निर्भरता कैसी हो गई, कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण मिल गया। तो अब शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे, क्योंकि उन्हें मुगलों का संरक्षण मिल गया था और जागीरदारों पर उनकी निर्भरता भी कम हो गई थी। आगे लिखा है प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और गिरामों में विभाजित किया, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है अध्यापक ने साथ ही साथ अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझाया। तो अंग्रेजों के शासन के बारे में अब यहाँ पर बताया जा रहा है। जो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी उसको भी जानना जरूरी है। तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया, पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। और ये आपको याद भी रखना है। दो भाग कौन कौन से, पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रिटिश कालीन जो भारत था केंद्र शासित प्रदेशों और 11 प्रांतों से बना था, और इन प्रांतों के गवर्नर भी अलग अलग थे, जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। आगे लिखा है 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। और इम्पोर्टेंट प्रश्न ये कई बार पूछा गया है कि भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग को। ये आपको याद रखना है। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। आपके जो प्रश्न ज्यादा से ज्यादा बनने वाले हैं इन्हीं किताबों से बनेंगे, और इन किताबों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। और अभी से इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ ताकि आप अपना और भी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर पाएं और साथ में ये भी पढ़ते जाएं। तो आपको याद रखना है, प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया, लॉर्ड कैनिंग को। आगे बढ़ते हैं 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। क्यों? क्योंकि इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया, और इसके अंतर्गत आने के बाद इस क्षेत्र के सभी कानून
संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे। आगे बढ़ते हैं। देश की आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। और ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए? 1952 में। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? टीकाराम पालीवाल। दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपको याद भी रखना है। लेसन होता है यहीं समाप्त। शब्दावली लिखी हुई है। जागीरदार, जागीर पट्टा किसे कहते हैं? वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है। मनसबदारी क्या है? मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली और निर्वाचित यानी कि चुनाव हुआ। 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। ध्यान से यदि आप सुन रहे हैं तो तुरंत आपको याद हो गया होगा, बच्ची की। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, अभी आपको बताया। मिलान है, चलिए मिलान भी बता देते हैं। गिराम, तो गिराम राज्य की सबसे छोटी इकाई। मनसबदारी, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। और जागीर पट्टा, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। तो ये 5वां लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लेसन था, कई प्रश्न बनने की संभावना है और जहां जहां मैंने बताया है कि प्रश्न बन सकते हैं वो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो लेसन है उसको कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में 2 लेसन में कंप्लीट करवा रही हूं और 5 वीडियो में क्लास 6 कंप्लीट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लेसन पर। तो अगला अध्याय है 6वां अध्याय है, अध्याय 6, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अच्छा लेसन है, इससे भी प्रश्न बनेंगे। भौतिक स्वरूप के बारे में इसमें बताया गया है। तो लिखा है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, अध्याय 6। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप का तथा अवस्थिति का अध्ययन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो जो अरावली पर्वतमाला है ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। आगे लिखा है राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थली है। जो राज्य का पश्चिमी भाग है मरुस्थली है, दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। यहाँ आगे लिखा भी हुआ है कि यह जो दक्षिण पूर्वी भाग है पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। अब यहीं से प्रश्न बन सकता है कि भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4। थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। अब इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से समझाया जा रहा है। लिखा है सबसे पहले थार मरुस्थल। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। तो ये विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है, ये भी याद रखिएगा। आगे लिखा है बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थली भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालुका स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धोरे
कहते हैं। तो जो रेत के टीले हैं इन्हें बालुका स्तूप कहा जाता है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं इन्हें अपनी भाषा में धोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातली विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतःप्रवाही देशों में विभक्त किया गया है। तो थार के मरुस्थल के बारे में आपको बता दिया। अब लिखा है अरावली पर्वत। जो दूसरा भाग है वह है अरावली पर्वत, क्योंकि 4 भौतिक भागों में बांटा गया है राजस्थान को। तो दूसरा भाग अरावली पर्वत है। तो राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। और ये जो दिशा है ये रीट एग्जाम में पूछी गई थी, रीट में। तो आपको ये दिशा याद रखनी है कि राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला का मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव एवं जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और ये आपको याद रखना है, प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है गुरु शिखर। और ये कहाँ पर है? यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यहाँ आप राजस्थान भौतिक प्रदेश का मानचित्र देख सकते हैं। ये घग्गर का मैदान है, ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश मरुस्थली है, ये वांगड़ शेखावटी प्रदेश, लूनी बेसन, ये यहाँ पर सब दर्शाए गए हैं। ये जो हरे रंग से यहाँ नीचे दर्शाया गया है ये चंबल का मैदान है। और ये थोड़ा जो डार्क है ये हाड़ौती का पठार है, ये माही का मैदान है। और ये यहाँ पर संकेत भी लिखे हुए हैं, जो जिस रंग से दर्शाए गए हैं तो संकेत यहाँ पर प्रदर्शित हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो भाग है वह है पूर्वी भाग। लिखा है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बालगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया है। कहां से कहां तक का? चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र। यहाँ पर नाली अपर्दन के कारण ये जो क्षेत्र है ये कैसा हो गया है? ऊबड़ खाबड़, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। आगे लिखा है राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर मैंने आपको मानचित्र में दिखाया भी था, ये आप देख सकते हैं माही का मैदान। आगे लिखा है
56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 56 गांवों का समूह है यहाँ पर और 56 नदी नालों से ये निर्मित है, इसलिए इसे कहा जाता है 56 का मैदान। चौथा भाग है दक्षिण पूर्वी पठार। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हारावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू, उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित उपरमाल और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार। तो ये अन्य पठार भी हैं जो आपको याद रखने हैं। तो राजस्थान के जो 4 भौतिक भाग थे उनके बारे में आपको बता दिया, कौन कौन से थे। पहला आपको बताया थार के मरुस्थल के बारे में, दूसरा अरावली पर्वतमाला के बारे में, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिण पूर्वी पठार। अब जलवायु एवं ऋतु चक्र के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ की जलवायु कैसी है और ऋतु चक्र क्या है। तो लिखा है राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं। जहां राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और यहाँ से प्रश्न बनता भी है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस जिलों में किस प्रकार की जलवायु है। तो ये जिले आपको याद रखने हैं। आगे लिखा है जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। यहाँ पर आप औसत वार्षिक वर्षा मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ये यहाँ पर संकेत लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। तो अब इन ऋतुओं के बारे में एक एक करके समझाया जा रहा है। सबसे पहले लिखा है ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है, क्योंकि रेत जो होती है वह जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी भी हो जाती है। तो यहाँ दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है लेकिन रात में कम हो जाता है। यही आगे लिखा भी है कि रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है, क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित है। और ग्रीष्म ऋतु में ये सबसे ठंडा रहता है राजस्थान का ये सबसे ठंडा स्थान है, ये आपको याद रखना है। कौन सा? माउंट आबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है,
राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। तो अभी जो मौसम चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। अब लिखा है वर्षा ऋतु के बारे में, चलिए पढ़ लेते हैं। तो वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। तो वर्षा का जो समय है वह है जुलाई से सितंबर। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है, और अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। और यही आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो झालावाड़ जिले में। आगे लिखा है जिसे राजस्थान का आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहां औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो आपको क्या याद रखना है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, और ये सबसे आर्द्र जिला भी माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में होती है, और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो भाग है वह है माउंट आबू, यानी कि सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला ये स्थान है माउंट आबू। यहाँ पर औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली ऋतु है शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडे हो जाने के से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में सबसे अधिक ठंडा रहता है। ये गर्मियों में भी यहाँ पर तापमान कम होता है, यानी कि सब स्थानों की अपेक्षा माउंट आबू जो स्थान है ये ठंडा रहता है गर्मियों में भी, और शीत ऋतु में तो और भी अधिक ठंडा रहता है ऊंचाई पर होने के कारण। आगे लिखा है इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मावठ या पश्चिमी विक्षोभ। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। गेहूं की फसल कौन सी फसल है? रबी की फसल। अभी आपको फसलों के बारे में भी आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। तो गेहूं रबी की फसल है, और जो शीत ऋतु में वर्षा होती है तो गेहूं की फसल को उससे लाभ मिलता है, और इस वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकाल और मरुस्थलीकरण के बारे में बताया जा रहा है। लिखा है राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल यानी सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो अकाल और मरुस्थलीकरण के बारे में बताया जा रहा है। मरुस्थलीकरण क्यों बढ़ रहा है?
मानव के विवेकहीन कार्यों के कारण, क्योंकि वनों की लगातार कटाई की जा रही है, वहां पर बस्तियां बनाई जा रही हैं, फैक्ट्री लगाई जा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना सहयोग करना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। तो लेसन ये वाला यहीं पर होता है समाप्त। शब्दावली पढ़ लेते हैं। बंजर क्या होता है? अनुपजाऊ। बीहड़ क्या है? जिसे उत्खात भूमि कहते हैं। तो नदी जल के कटाव से बनी ऊबड़ खाबड़ भूमि। समवर्षा रेखा का क्या अर्थ है? मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। मानसूनी हवाएं किन्हें कहते हैं? ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं। और अपर्दन क्या है? जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना। तो इसीलिए लगाए जाते हैं वृक्ष, ताकि मृदा अपर्दन को रोका जा सके। दो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो अरावली पर्वत स्थित है, पूर्वी मैदान स्थित है, थार मरुस्थल स्थित है, लेकिन हिमालय पर्वत स्थित नहीं है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है, सिरोही जिले में। तो ये लेसन होता है यहीं पर समाप्त। इसके साथ ही आपके क्लास 6 के 6 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। 4 चैप्टर और बचे हैं, दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। और आपको यदि कोई और भी समस्या है इस एग्जाम से संबंधित, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।